नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डायनेमिक एजुकेशन के आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है। ओके, और ये क्वेश्चन पिछले क्लास पे आधारित है। जो मैंने पिछले 2 क्लास में जो मैंने थ्योरी डिस्कस किया है उस पे आधारित है। तो यदि आपने पिछले क्लास का थ्योरी नहीं पढ़ा है तो पहले आप उस थ्योरी को पढ़ें, फिर इस सेशन को अटेंड करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको दिया जाएगा और बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम वही करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू। सो ये क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे दिया जाएगा और बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करने बोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसमें देखो, ये साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4/5। तो सबसे पहले तो हमने फर्स्ट क्लास में ही बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, सो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। ए बी सी नाम दे देते हैं, ए बी सी। ओके, अब ये देखो, साइन थीटा का मैंने पिछले क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर, अब इसमें देखो साइन थीटा क्या दे रखा है, साइन थीटा 4/5 दे रखा है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये पी है और ये हमारा एच है, ये हम कह सकते हैं। बट क्या इससे डायरेक्ट पी को हम 4 मान लें या एच को 5 मान लें? नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको ये बेसिक तो पता ही होगा कि जब भी हम, जैसे ये आपको ये रेशियो ही तो है एक तरह से, तो ये रेशियो को हमने इस तरह से लिख लिया। अब इस रेशियो को यदि हमें इंडिविजुअल ब्रेक करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसे ऐसे नहीं कर देते हैं कि 4 और 5 ऐसे लिख दिया। तो ये तो एक इंडिविजुअल नंबर को ए डिनोट करने लग गया। हम इसे एक वेरिएबल्स के साथ लगाकर इसे हम ब्रेक करते हैं। 4k एंड 5k, ये लिखना हमारा सही होगा। अब ये वेरिएबल्स क्यों ऐसे लगाते हैं इसके साथ, इसको आप लॉजिक से सोचें कि क्यों लगाते हैं। तो देखो, जब भी आप, ये क्या है, एक रेशियो है, ये क्या है, एक रेशियो है। अब रेशियो में आप क्या जानते हैं कि रेशियो में यदि मैं एक टर्म्स को इसको इंक्रीज करूंगा तो दूसरा टर्म क्या होता है, उसी रेशियो में क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट यदि मैं इसको ऐसे लिख दिया 4 और 5, तो ये क्या हो गया, ये इंडिविजुअल नंबर डिनोट कर रहा है। लेकिन इसे मैं यदि एक वेरिएबल्स के साथ लिखा 4k 5k, तो अभी भी देखो ये रेशियो इसी को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने यदि k इक्वल टू 2 रखा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये रेशियो इसमें k इक्वल टू 2 रखो तो ये कितना हो जाएगा, 8। ये कितना हो जाएगा, ये 10। अभी भी देखो रेशियो क्या है, 4:5। ठीक है, आप k इक्वल टू 3 रखो, ठीक है, तो k इक्वल टू 3 रखो, क्या होगा, ये 12 और ये 15। तो अभी भी रेशियो क्या रहेगा, 3 से जाएगा, 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15। तो अभी भी रेशियो क्या है, 4:5। तो आप ये इसको आप लॉजिकली, मैथ को हमेशा लॉजिकली सोचा करो, ठीक है। लॉजिक से आप मैथ को सॉल्व करोगे तो आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। यदि आप रट के काम करोगे तो रट के आपका काम तो निकल जाएगा, लेकिन आप मैथ का जो एक्चुअल रस है उसे आप नहीं समझ पाओगे। सो ये आप को पता होना चाहिए कि हम ये के क्यों लगाते हैं। कुछ बच्चे क्या इतने दिन से करते आ रहे होंगे कि के लगा दिया इसको 4k 5k, बट सोच नहीं पा रहे होंगे या अपने दिमाग को उस लेवल तक सोचने के लिए मजबूर नहीं करते हैं, वो बस करते जाते हैं। बट आप हर चीज़ को आप टेक्निकली सोचो कि ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों नहीं किया हमने। ओके, तो ये हमारा, ये तो हमने यहाँ थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन से। तो अपना क्वेश्चन है कि 4/5, तो हम इसे 4/5 परपेंडिकुलर, तो हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे, 4k एंड हाइपोटेनस 5k। ओके, अब देखो
ये और ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 4K परपेंडिकुलर 4K हाइपोटेनस 5K, तो बेस हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेस फाइंड आउट करने के लिए किनको याद करेंगे? तो हम पाइथागोरस बाबा को याद करेंगे। पाइथागोरस बाबा कह गए थे कि जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखे, जहाँ भी दिखे, मुझे याद कर लेना, ठीक है? तो हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो बेस के लिए हम फॉर्मूला ये लगा देते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, राइट। नाउ अब यहाँ पे आप इसका वैल्यू पुट कर दो, तो 5K स्क्वायर इक्वल टू 4K स्क्वायर इक्वल टू प्लस सॉरी बी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से देखो, ये बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको ये 25K स्क्वायर, ये 16K स्क्वायर, तो 25 और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 25 में से 16 गया तो 9K स्क्वायर। ओके, इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब देखो ये यहाँ से बेस हमें चाहिए, तो इसका क्या करेंगे, ये रूट ओवर इधर आ जाएगा, तो ये रूट ओवर 9K स्क्वायर इक्वल टू बी। अब देखो रूट रूट से के तो बाहर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो ये कोई नंबर होता है, जैसे रूट 5 है, तो इसको हम ब्रेक करके कैसे 5 पे पावर कितना जाएगा, 5 की पावर 1/2, ठीक है? तो रूट ओवर जब भी यहाँ से हटाते हैं तो ये पावर कितना जाता है इस पर, हाफ। तो इसी तरह से ये के स्क्वायर है, ठीक है? के स्क्वायर का अंडर रूट है, तो इस पर पावर कितना जाएगा, हाफ, ठीक है? और ये फिर हाफ हाफ क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? तो क्या, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी स्क्वायर का, नंबर के स्क्वायर का रूट करते हैं तो वो रूट से बाहर आ जाता है, तो ये आ जाएगा कितना, के, और बच जाएगा रूट अंडर 9, तो रूट अंडर 9 का कितना हो जाएगा, इंटू 3 इक्वल टू बी। तो बेस इक्वल टू क्या आ गया हमारा, बेस इक्वल टू आ गया 3K, बेस इक्वल टू 3K, तो हम यहाँ लिख देंगे 3K, बेस इक्वल टू 3K। अब हमें परपेंडिकुलर पता है, हमें हाइपोटेनस पता है, हमें बेस पता है, तो क्या मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सारे के सारे नहीं निकाल सकता? वो चाहे कॉस हो, टैन हो, सेक हो, कॉट हो, कॉसेक हो, सबका फॉर्मूला मैंने पिछले क्लास में बता रखा है। अब देखो आपको कॉस निकालना है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 3K। अब देखो के तो के ये रेशियो में है, तो के तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये और ये इसलिए यहाँ पे देखो बताया था कि के क्यों मानते हैं, क्योंकि बाद में फिर रेशियो करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा 3/5, राइट। नेक्स्ट, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी 4/3। अब देखो, अब आपके पास साइन पता है, साइन पता है तो आप कोसेक निकाल सकते हो, इसको इन्वर्स कर दो। कॉस पता है तो सेक का कितना हो जाएगा, 5/3। कॉट निकल जाएगा 10 से, 3/4, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम, एक ये बेसिक क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा आता है, 2 नंबर के या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे दिया जाएगा और बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करने बोलेगा, ठीक है? तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आधारित है वो हमारे पिछले क्लास में जो हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था उस पर आधारित है। ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ देता हूँ। इफ एंगल, ये भी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है? इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल ट्रायंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अब देखो, इसको लॉजिकली प्रूफ भी आप दे सकते हो, ठीक है? यदि आपसे कोई पूछे तो इसको आप लॉजिकली प्रूफ कर सकते हो, उनको बता सकते हो, क्योंकि आप थ्योरम जानते हो पिछले क्लास में जो मैंने बताया था। लेकिन यदि एग्जामिनेशन में आता है तो फिर इसका पूरा प्रोसेस करना ही पड़ेगा हमें एग्जामिनेशन में, तो वहाँ पे ऐसे लॉजिकल प्रूफ तो नहीं दे सकते हैं, ठीक? अब इसको लॉजिकली हम कैसे सोचेंगे, तो लॉजिकली ऐसे सोचेंगे कि सर, पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था कि किसी दो ट्रायंगल के अंदर, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पे। किसी दो ट्रायंगल के अंदर, इसको ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, किसी दो ट्रायंगल के अंदर यदि एक एंगल दोनों में सेम है तो उसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी क्या होता है, सेम होता है। तो हमने देखा था कि साइन थीटा इक्वल टू, इस ट्रायंगल के लिए भी क्या था, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इस परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेनस, ठीक है? तो सेम एंगल के लिए रेशियो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर होता है दोनों ट्रायंगल के अंदर, ठीक है? अब आते हैं इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए सी बी, क्योंकि ए बी एंड क्यू, सॉरी ये यहाँ पे ए बी, हाँ सही है सही है। इसको, इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है? इसमें
इस ट्रायंगल में एंगल सी 90 डिग्री है और एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, वो होगा पी आर क्यू, पी आर क्यू, क्यू, ठीक है, पी आर क्यू। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल बी एंगल क्यू, ठीक है, एंगल बी एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हाँ ऑब्वियस सी बात है, ये 90 से कम है, एक्यूट एंगल होगा। साइन बी एंड साइन क्यू इक्वल है, मतलब कि आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि साइन बी और साइन क्यू इक्वल है, इसका मतलब इनके रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। इनके साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इनका रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। और डेट मीन्स हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि रेशियो तभी बराबर हो सकता है जब ये क्या हो, एंगल दोनों ट्रायंगल में क्या हो, सेम हो। ये थीटा यहाँ देखा, तो थीटा क्या था, दोनों एंगल के लिए बराबर था, तभी ये पॉसिबल है। थीटा यदि सेम हो तब आपको क्या होगा कि आपका रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस ये तो हम लॉजिकल प्रूफ इसको कर दिए कि आप यदि किसी भी दो ट्रायंगल के अंदर ये साइन बी और साइन क्यू बराबर है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तभी बराबर हो सकता है जब आपका एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, बराबर होगा। तो ये तो लॉजिकल प्रूफ हो गया हमारा। ओके, तो अब हम इसे प्रूफ करके देखते हैं। सो सबसे पहले अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये सोचो कि वो हमारे पास वो कौन सा हथियार है जिससे कि हम इस दो एंगल को बराबर कर सकते हैं। आप सोचो कि आपके पास वो कौन सा हथियार है जिससे आप इसको बराबर कर सकते हो, आपके पास वो कौन सा तरीका है, क्या दिमाग में आ रहा है। तो हमारे दिमाग में तो ये आ रहा है कि यदि ये इस एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल हमें बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे कि क्या नहीं, क्यों नहीं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम क्या सिमिलर कर दें। यदि पिछले क्लास में हमने सिमिलरिटी बताया था कि यदि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके आप इन दोनों, इस दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं इसको सिमिलर प्रूव करते हैं। और सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर करना पड़ेगा। इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो हम यदि करस्पॉन्डिंग रेशियो यदि हम बराबर कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और एक बार सिमिलर हो गया तो फिर हम कह सकते हैं कि एंगल बी एंगल क्यू बराबर हो जाएगा। तो हमें इसे सिमिलर दिखाना होगा। तो सबसे पहले जो हमारा गिवन है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, इससे हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल लेते हैं। जैसे इस ट्रायंगल में ये बी है तो इसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। ये दो रेशियो तो हमें पता चल गया। ए सी अपॉन इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल में इस एंगल के सामने ए सी है, तो इस ट्रायंगल में क्यू के सामने ही हमने क्या लिया, पी आर। ठीक है, पिछले बार हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने बताया था, सॉरी ये रेशियो हमने साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग रेशियो लिखने बताया था। अब थोड़ा इसे हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो इसे रीअरेंज करेंगे क्योंकि देखो ये ए सी इस ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर इसके यहाँ आना चाहिए। तो हम इसे क्रॉस मल्टीपल करके इस तरह से लिख लेते हैं, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ओके, और इसे हम क्या मान लेते हैं, इस रेशियो को हम के मान लेते हैं। ओके, इस रेशियो को हम के मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, दो रेशियो तो देखो बराबर कर दिया हमने कि दो साइड के करस्पॉन्डिंग रेशियो तो बराबर कर दिया, ए सी इस ट्रायंगल का और पी आर इस ट्रायंगल का, और ए बी हाइपोटेनस और पी क्यू इसके हाइपोटेनस, हमने रेशियो बराबर कर दिया। इसका और इस सी बी सी एंड आर क्यू यदि हम बराबर कर दें इसके, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, और फिर ये प्रूव कर देंगे। तो हम इसे क्या, ये हम फिर से किसको याद करेंगे, पाइथागोरस बाबा को। क्यों, क्योंकि हमें दो रेशियो यहाँ पे हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर पता है, तो बेस निकालने के लिए हम याद कर लेते हैं। तो हम क्या, बाय द पाइथागोरस थ्योरम बी सी इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ओके, इसी तरह से क्यू आर भी लिख सकते हैं, क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब देखो ए बी आपको दिख रहा है यहाँ से, इस रेशियो से हम ए बी क्या लिख सकते हैं, पी क्यू इंटू के। ठीक है, तो पहले तो इसको बराबर कर दो, हमें इसको हम डिवाइड कर देते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर, अब बी सी क्या है यहाँ पे, बी सी क्या है हमारा ये, ठीक है, और क्यू आर ये, ठीक, इनको डिवाइड करेंगे तो हम इसमें ए बी ऑलरेडी यहाँ पे हम पुट कर देते हैं वैल्यू। तो ये इसका रिजल्ट हमें यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको अपने कॉपी में पूरा इसको क्लियर करना। ये हो जाएगा के स्क्वायर एंड पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एंड पी आर स्क्वायर। ठीक है, मैं इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे कराने हैं,
ठीक है, और ये आ जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि देखो के स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर निकल के ये कॉमन आएगा, फिर कॉमन से रूट से बाहर आ जाएगा, तो के तो हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इससे, और पी क्यू अंदर क्या बचेगा, पी क्यू स्क्वायर और पी आर स्क्वायर, और नीचे भी क्या है, पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ओवर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारा के। तो आप देखो कि क्या है ये, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू के, और ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी आर इक्वल टू भी के, तो ये के बराबर, तो ये और इसके बराबर नहीं हो जाएंगे, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ओके, और अब देखो ये दोनों ट्रायंगल के क्रॉसपोंडिंग रेशियो का क्या होंगे, बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है किसके, ट्रायंगल पी आर क्यू के। ठीक है, ये सिमिलर है, और एक बार आप सिमिलर हो गया, देन हम क्या बोल सकते हैं, देन एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। फाइन, ओके। तो आई थिंक आपको ये इसका दोनों प्रूफ समझ में आया होगा, लॉजिकली एंड थियोरेटिकली। ठीक, नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 फाइंड 1 sin थीटा इंटू 1 sin थीटा एंड डिवाइड बाय 1 cos थीटा 1 cos थीटा 1 cos थीटा। ओके, तो इसे भी हम देखो, यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको दे दिया है। ठीक है, तो करना वही काम है जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, कि यहाँ से आप क्या निकालोगे, साइन और कोस निकालोगे, और इसमें फिर पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो इससे बस मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो आप सबसे पहले। देखो ये कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का इनवर्स, और टेन का इनवर्स क्या होता है, टेन होता है पी अपॉन बी, तो ये कितना हो जाएगा, बी अपॉन, ये हो जाएगा बी अपॉन पी। तो डेट मीन्स ये क्या है, पी है और ये बी है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 8K। ओके, और ये क्या लिखेंगे हम, 7K। ओके, नेक्स्ट हम क्या इसका नेक्स्ट क्या है हमारा, अब परपेंडिकुलर निकालना है, ये नाम देते हैं ABC परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हम इस सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, हाइपोटेनस, AC का स्क्वायर निकालना है, तो AC कितना हो जाएगा, AC रूट ओवर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए बी, तो 8K का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 64, एंड 7K स्क्वायर मतलब 49K स्क्वायर, तो 64K स्क्वायर 49K स्क्वायर कितना हो जाएगा, 113K स्क्वायर, और इसका रूट, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा रूट से, और ये कितना हो जाएगा 100 रूट ओवर 113। ठीक है, तो AC आपका कितना आ गया, ये आ गया रूट ओवर 113K स्क्वायर के। अब हमें क्या यहाँ फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये क्या है, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म है, ये भी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a यहाँ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप एक बार साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल के यहाँ पुट कर देना, और साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू, ये हमारा थीटा है। ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो मतलब 8K से कैंसिल, 8 अपॉन रूट अंडर 113, एंड कॉस थीटा कितना हो जाएगा 7 अपॉन रूट ओवर 113। यहाँ पे करोगे और इसे सिंप्लीफाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच डेट, इस प्रकार है कि cos A इक्वल टू cos B, दो एंगल है, वो एक्यूट एंगल है, और उसमें cos A इक्वल टू cos B है, तो आप इसे
प्रूव कीजिए कि एंगल ए और एंगल बी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप इस तरह से समझें। ये हमारा ए बी क्या बोला है, एक्यूट, तो ये बी और ये सी 90 डिग्री। अब देखो कॉस क्या बोला है, कॉस ए और कॉस बी बराबर है, तो ये कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ओके, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है। अब देखो कॉस ए इसमें से लिख दो एंगल। अब मैंने पिछले बार आपको इसीलिए समझाया था कि आपको परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड करना है। आप जब आप देखो एंगल हमारा कौन है, कॉस ऑफ ए, एंगल हमारा ए है, तो एंगल ए है तो इसके जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इसके लिए हमारा बी सी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और बेस क्या होगा हमारा, ए सी होगा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन ए सी, इसके लिए बेस हो जाएगा, और अपॉन ए बी। ओके, इसके लिए अब ये क्या लिया है, ये सॉरी ये बी है, थीटा नहीं है, बी, ठीक है, ये बी कॉस बी। अब हमारा एंगल कौन है, ये। अब ये एंगल है तो हमारे लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये, और बेस ये। तो ये अब हमारा बी सी हो जाएगा क्या, बेस, और ए बी तो परपेंडिकुलर, वो हाइपोटेनस है। तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए सी इक्वल टू बी सी। अब देखो ए सी इक्वल टू बी सी, तो ये साइड बराबर आ गया। अब ये साइड बराबर आ गया, तो हम इसे कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आप जानते हैं कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इक्वल साइड कौन सा, ये और ये, इनके अपोजिट, बीसी के अपोजिट ए और एसी के अपोजिट बी। तो ये क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा भी होगा कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो दैट मीन्स एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, ये हमने प्रूव कर दिया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से, ये आपको यहाँ से दिख रहा है। ओके, मैं ये पढ़ देता हूँ इसको। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, बी हमारा 90 डिग्री है। इफ एंगल tan ए इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ओके, तो इसका भी हम इसी तरह से करेंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने कराया था ना, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, उसका यूज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। तो ये हमारा ए बी सी है, जिसमें बी क्या है हमारा 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो टेन आपको दिया है, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी। तब पी हमारा क्या है 1, और ये क्या है, ये हमारा बी है, √3। तो ये कितना होगा 1 के, और ये आ गया हमारा √3 के। अब देखो, अब ये 1 के, ये √3 के, तो इससे क्या निकालेंगे हम, अगेन पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे फाइंड आउट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल टू √1 के स्क्वायर। 1 के स्क्वायर तो हो जाएगा 1 का के स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है, और प्लस √3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का 3, और के स्क्वायर। अब ये कितना होगा, ये हो गया 1 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्क्वायर। अब यहाँ से के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 के। तो मतलब एसी हमारा क्या है 4 के, सॉरी ये 2 के आएगा, 4 का √2, तो ये आएगा 2 के। ओके, अब देखो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस पता हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से साइन और मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। देखो आप इसे अगेन कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। तो साइन के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इंटू कॉस बेस अपॉन, तो √3/2। ओके, सॉरी यहाँ पे आपको एंगल भी ध्यान रखना है ना। यहाँ पे एंगल ए दिया है, साइन ए, तो साइन ए के यदि एंगल ये ए है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, हमारा ये परपेंडिकुलर बी सी परपेंडिकुलर होगा। तो √3 के अपॉन हाइपोटेनस, तो ये होगा 2 के इंटू कॉस सी। अब सी एंगल है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, और कॉस का फॉर्मूला होता है बेस, तो बेस हो जाएगा 3 के अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 2 के प्लस कॉस ए ये कॉस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस, तो 1 के अपॉन हाइपोटेनस 2 के, ओके, इंटू साइन सी तो परपेंडिकुलर ये 1/2 के, ठीक है, 1 के। तो यहाँ से के कैंसिल कर दो, ठीक है, और इसको मल्टीपल करके √3 इंटू √3/4 प्लस 1/4, दिस वन 4, 3 + 1 4, 4/4 1। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन इन सॉरी ये से मैं इन ट्रायंगल PQR right angle at P and Q PR plus QR equal to 25 and PQ equal to 5 then determine the value of sin P cos P and tan P। ठीक है, तो इसमें भी आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लो एक। राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, और जब अब नेक्स्ट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब वैल्यू का पढ़ाएंगे उसमें हम क्वाड्रेंट का देखेंगे। तो ये हमारा P 90 डिग्री कौन है, Q, तो ये P, ये Q और ये R। ओके, अब इसमें आपको दिया है क्या, PR प्लस QR इक्वल टू 25। ठीक है, PR प्लस QR इक्वल टू 25। नेक्स्ट तो दिस में दैट मीन्स दिस वन प्लस दिस वन का वैल्यू दिया है क्या, 25, और PQ दिया है, सो QR और इसका सम दिया है, और PQ दिया है अपना 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि फिर अगेन हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं कि PR स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ओके, आपको PQ तो दिया है, PQ यहाँ पे पुट कर दें 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, और PR, अब देखो PR का वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, तो PR कितना हो जाएगा 25 माइनस QR, इसको QR को इधर भेज दें तो यहाँ लिख देते हैं 25 माइनस QR का स्क्वायर। अब यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 60, मैं बता देता हूँ 625 माइनस 2 इंटू 25 प्लस QR का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। देखो QR से QR कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए बी 2 इंटू ए इंटू बी, तो यहाँ QR भी तो आएगा QR। ठीक है, तो ये यहाँ से ये अभी देखो 25 इसमें से माइनस होगा। ठीक है, इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा 600, और ये इसको इस तरह भेजेंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 25 50 और इंटू QR, तो यहाँ से कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 12 पचे 60, मतलब 12 बार में 12 टाइम चला जाएगा, तो QR हमारा क्या आएगा 12। ठीक है, अब QR 12 आ गया, QR हमारा क्या आ गया 12, तो PR कितना हो जाएगा 13। अब आपको पता हो गया, तो अब यहाँ से आप फॉर्मूला पुट करो और ये 3 का फाइंड आउट कर दो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन हमारा सिर्फ लॉजिक बेस्ड पे है। अब इसमें आपको बता रहा है कि द वैल्यू ऑफ, आप इसमें ट्रू या फॉल्स बताना है, और इसके साथ आपको आंसर जस्टिफाई करना है कि क्यों है ये, ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 हो सकता है? सो ये 4 क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम एक आपको कॉन्सेप्ट में बता दूं जो आपको आगे बहुत काम आएगा। मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो बताया था, इसके एरिया में के बारे में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में, बट एक क्वेश्चन यहाँ से और है। ये जैसे राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सा है, सबसे बड़ी भुजा कौन सा है? सबसे बड़ी साइड होता है हाइपोटेनस। और क्यों? इसको आप लॉजिकली देखो कि AC स्क्वायर, हमने यहाँ इसमें यदि पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि कोई एक सिंगल साइड है, अकेला साइड है, ये किसके इक्वल है? दो साइड के सम के बराबर है, दो साइड के सम के बराबर है। इसका मतलब इसके पास ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि दो साइड के सम के बराबर अकेला क्या है, AC है, तो AC हमेशा क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ ध्यान रहेगा, फिर आपको इसका आंसर आप जस्टिफाई कर सकते हो। और हाँ, AB और BC में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा ये हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि परपेंडिकुलर और बेस एंगल के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे मैं यदि C एंगल लूँगा तो हमारे लिए AB परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और BC बेस होगा। लेकिन वही मैं एंगल A यदि ले लिया तो हमारे लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये, और बेस क्या हो जाएगा, AB। सो इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि कौन, इस पे हम क्लियरिटी नहीं दे सकते हैं कि कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है, ये डिपेंड करेगा एंगल पे। तो ये क्वेश्चन भी इसी लॉजिक पे बेस्ड है कि द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, ये कहना हमारा क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है P/B। अब P/B लेस देन 1 कहने का मतलब ये हुआ कि लेस देन 1 कहने का मतलब ये हुआ कि P हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, B बड़ा होगा, तभी तो लेस देन 1 आएगा ना। 1/2 में डिवाइड करेंगे तभी तो ये लेस देन 1 आएगा ना, 0.5। ठीक, तो P हमेशा छोटा होगा। तो हम कैसे कह दें कि P हमेशा हमेशा छोटा होगा? यदि मैं एंगल ये लेता हूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा, यदि ये लेता हूँ तो ये तो बड़ा हो जाएगा।
ठीक है। तो इस थ्योरम से हम इसे क्लियर नहीं कह सकते हैं कि ऑलवेज लेस देन 1 होगा ही, ठीक है। यदि यहाँ पे मे रहता फिर ये सही हो जाता, ये हम करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज है तो इसलिए ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल। क्या ये सेक ए 12/5 हो सकता है? अब देखो सेक का पहले फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा कि सेक ए क्या होता है, कॉस का इनवर्स, और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनस क्या है 12 और बेस क्या है 5, तो हमने अभी क्या देखा कि हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, तो ये हम कह सकते हैं, ये हमारा सही है, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, बेस से, तो ये हम जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट इनटू ए। देखो इसका तो हम पिछले क्लास में ही इसको हमने बताया था कि साइन ए को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं साइन इनटू ए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो है साइन एंगल ए जो है इसके साथ मिलके ही कोई एक मीनिंगफुल नोटेशन बताता है। अकेला अकेला दोनों नहीं, कोई भी मीनिंग नहीं देता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, ये किसका साइन होता है, एंगल का, ठीक है। और ये मैंने यहाँ लिख दिया ए बी सी, ठीक है। तो आप इसको कैसे पता करोगे कि ये क्या है, ये क्या है? ये तो एक अल्फ़ाबेटिकल नंबर है, ये एक नोटेशन है, ठीक है। लेकिन मैं इन दोनों को यदि साथ में लिख दूँ, एंगल ए बी सी, तो इससे हमें क्या एक पता चलता है कि ये कोई एंगल रहा होगा, ये ए होगा, ये ए होगा, और ये बी होगा, और ये सी होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से साइन क्या है, हमारा नोटेशन है, इसके साथ एंगल जब तक नहीं लगाएंगे तो हमें कोई मीनिंग नहीं देगा, ठीक है। और इसमें ये प्रोडक्ट नहीं होता है, तो ये हमारा भी, ये भी गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट है साइन थीटा इक्वल टू 4/5। अब साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। देखो फॉर्मूला कभी भी आप रटने के लिए मत बैठना, ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है स्टूडेंट के साथ। लोग पहले सोचते हैं फॉर्मूला रट लेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। अरे क्वेश्चन करो, फॉर्मूला खुद ब खुद ध्यान हो जाएगा। फॉर्मूला के लिए आप रटने के लिए उसको अलग से टाइम मत दो, आप क्वेश्चंस करते जाओ ऑटोमेटिक। अब देखो हम इतने सारे क्वेश्चन के उसमें कितने बार हमने फॉर्मूले को बोला, अब ये ऑटोमेटिक आपको ध्यान हो जाएगा, P/H होता है। अब इसको जस्टिफाई करते हैं कि परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनस 3, क्या ये जस्टिफिकेशन हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमने पहले ही देखा क्या कि हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, गलत होगा कि हाइपोटेनस 3 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का ये सेशन था। आशा करता हूँ आपको कुछ एक सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द डायनेमिक एजुकेशन। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए द डायनेमिक एजुकेशन। दिस इज रोहित साइनिंग ऑफ।